हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एनालिसिस में। मैं इरशाद सर आज आपके लिए संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो लेके आया हूं। पहला वीडियो में हमने समझा था कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या तक। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे आगे की संख्याओं को। तो पहले संख्या जो समझेंगे वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाज्य हो वे संख्या दी हुई संख्या का गुणनखंड कहलाता है। यानी कि गुणनखंड वह होगा कि जब कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाज्य होगा वे संख्या दी हुई संख्या का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। जैसे जैसे एक संख्या है एक। अब देखेंगे कि एक जो है वह किन किन संख्याओं से विभाज्य है। तो एक एक से विभाज्य है, एक एकन एक। फिर देखेंगे दो किन से विभाज्य है, तो दो जो है वह एक से विभाज्य है, एक दूना दो। और किससे विभाज्य है, तो दो एकन दो। यानी दो जो है वह एक से विभाज्य है और दो से विभाज्य है। इसका मतलब दो के कितने गुणनखंड है, तो दो गुणनखंड है। कि तीन का कितने गुणनखंड है, तो हम कहेंगे कि एक से तीन में भाग लेगा एक तिया तीन, और तीन से लेगा तीन एकन तीन। तो तीन के कितने गुणनखंड हो गए, दो गुणनखंड हो गए। इसी तरीका से हम चार का चेक करेंगे तो चार के कितने गुणनखंड है, तो देखेंगे कि चार किन किन संख्याओं से विभाज्य है। तो पहला चार जो है वह एक से विभाज्य है, एक चौके चार। फिर देखेंगे तो दो से भाग लग जाएगा चार में, दो दूना चार। फिर देखेंगे तीन से भाग नहीं लगेगा, चार से लगेगा, चार एकन चार। तो चार के कितने गुणनखंड हो गए, तीन गुणनखंड हो गए। इसी तरीका से हम चेक करेंगे कि पांच के कितने गुणनखंड है। तो पांच एक से कटेगा, एक पंचे पांच और पांच एकन पांच। तो पांच के दो गुणनखंड हो गए। छह का चेक करेंगे तो छह का क्या हो जाएगा, एक छह का छह, दो तिया छह, तीन दूना छह और छह एकन छह। तो छह के कितने गुणनखंड हो गए, चार गुणनखंड हो गए। अगर हम सात का देखेंगे तो सात किस किस संख्या से कट रहा है, तो सात एक से कटेगा, एक सते सात और सात एकन सात। तो सात के कितने गुणनखंड हो गया, दो गुणनखंड हो गया। इसी तरीका से हम गुणनखंड को चेक करेंगे। चलिए कुछ और संख्या का हम गुणनखंड चेक करते हैं। जैसे आठ का कहा जाए तो आठ किन किन संख्याओं से विभाज्य है, तो आठ एक से विभाज्य है, एक अठे आठ। दो से विभाज्य है, दो चौके आठ। चार से विभाज्य है, चार दूना आठ। आठ खुद आठ से विभाज्य है, आठ एकन आठ। कोई भी संख्या एक और खुद से जरूर विभाज्य होता है। तो आठ के कितने गुणनखंड है, तो चार गुणनखंड है। अगर हम नौ के गुणनखंड देखेंगे तो नौ एक से कटेगा, एक नब्बे नौ। तीन से कटेगा, तीन तिया नौ और नौ खुद से कटेगा, नौ एकन नौ। अगर हम 10 को देखेंगे तो 10 एक से कटेगा, एक दह 10, दो पंचे 10, पांच दूना 10 और 10 एकन 10। तो ये 10 के कितने गुणनखंड है, तो 10 के कितने, चार गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है, चार। मतलब यह हुआ कि गुणनखंड वह संख्या है जिससे दी हुई संख्या क्या हो, विभाज्य हो। वह संख्या दिया हुआ संख्या का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। चलिए गुणनखंड समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या को समझने के लिए गुणनखंड सीखना जरूरी था, गुणनखंड को जानना। चलिए अब हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य या इसी को हम कहते हैं रूढ़ संख्या। इसका ही दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। और कहेगा प्राइम नंबर कहते किसको है, तो हम कहेंगे वैसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। वैसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो चलिए चेक करके देखते हैं कि कौन कौन संख्या अभाज्य संख्या है। शुरू से देखते हैं। जैसे हम देखें एक का कितना गुणनखंड है, तो एक का गुणनखंड एक है। तो क्या अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। दो का कितना गुणनखंड है, तो दो के गुणनखंड की संख्या है दो। इसका मतलब है कि पहली अभाज्य संख्या क्या होगा, दो होगा। वैसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो वही संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो गया, दो हो गया। इसके बाद आगे देखिए तीन का भी दो गुणनखंड है, तो तीन भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। जैसे हम चार को देखते हैं तो चार के गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो चार के गुणनखंड की संख्या है तीन।
क्या यह अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी गुणनखंड की संख्या कितनी है? 3 है। अभाज्य संख्या होने के लिए केवल 2 गुणनखंड चाहिए, ना तो इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। अगला संख्या क्या है? 5 है। तो क्या 5 अभाज्य संख्या है? तो 5 के गुणनखंड की संख्या देखेंगे कितना है? 2 है। इसका मतलब है कि 5 भी अभाज्य संख्या है। 6 को देखेंगे तो 6 में 4 गुणनखंड है, यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। 7 होगा, 7 में कितने गुणनखंड की संख्या कितनी है? तो 2 है। इसका मतलब है कि 7 भी अभाज्य संख्या होगा। 8 के गुणनखंड की संख्या 4 है, तो क्या 8 अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। क्या 9 अभाज्य संख्या होगा? तो 9 के गुणनखंड की संख्या देखेंगे कितना होता है? 3 होता है। 9 के गुणनखंड की संख्या 3 है, क्या यह 9 अभाज्य संख्या है? तो नहीं है। तो आगे की कौन कौन सी संख्या ऐसा है जो अभाज्य संख्या है? तो चलिए हम देखते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है और कौन कौन है। तो जैसे 7 के बाद हो जाएगा 11, 11 के बाद 13, फिर 17, फिर आप 19 को देख सकते हैं, 23, 29, 31, 37, 41, फिर 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो अगर कहा जाए 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये सभी अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्या है। इसको ध्यान से जब देखिएगा आप तो दिखेगा कि 2 को छोड़ करके जितनी भी अभाज्य संख्या है वे सब के सब विषम संख्या है। इसका मतलब है कि संख्या पद्धति में केवल 2 ही ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी 2 को छोड़ करके जितनी भी संख्या है वो सब के सब क्या है? विषम संख्या है। तो पहला अभाज्य संख्या क्या होगा? तो पहला अभाज्य संख्या के लिए हम कहेंगे कि पहला अभाज्य संख्या 2 होगा। पहला अभाज्य संख्या क्या है? तो पहला अभाज्य संख्या शुरू कहां से हुआ है? तो 2 से। तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। पहला अभाज्य संख्या 2 है। अगर यदि ये कहा जाएगा कि सम अभाज्य संख्या कौन है? सम अभाज्य संख्या यानी वह संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वह संख्या कौन हो जाएगा? तो केवल 2 होगा। 2 को छोड़ करके कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जो सम है। फिर यदि हम ये देखेंगे कि पहला विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? पहला विषम अभाज्य संख्या, तो पहला विषम अभाज्य संख्या के रूप में आपको क्या दिखेगा? तो पहला विषम अभाज्य संख्या देखिए 2 तो हो गया सम, जो कि पहला अभाज्य संख्या है लेकिन ये सम है। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो आगे दिखेगा 3, 3 अभाज्य संख्या भी है और लेकिन ये क्या है? विषम है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला विषम अभाज्य संख्या जो है वह क्या है? तो वो क्या है? 3 है। पहला विषम अभाज्य संख्या 3 है। फिर हम अभाज्य संख्याओं के बारे में और बातें याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? कि 1 से 25 के बीच में अगर कहा जाए कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे 1 से 25 के बीच में टोटल 9 अभाज्य संख्या है। और 1 से 50 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 50 के बीच में टोटल 15 अभाज्य संख्या है। और 1 से 100 के बीच में अगर कहा जाए कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो हम कहेंगे कि वो 25 अभाज्य संख्या है। देख सकते हैं यहाँ पर गिन करके, यहाँ 1 से 25 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? तो ये 9 है। और अगर 1 से लेकर के 50 तक जाएंगे तो ये टोटल संख्या दिखेगा आपको 15। और यदि हम 1 से 100 के बीच में देखेंगे तो टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या दिखेगा कितना? 25 है। और भी यदि हम कुछ देख सकते हैं, इतना दूर में देखिए कुछ दिखाई देगा। जैसे देखिए 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13। जैसे आप देखिए 17 और 17 को और 19 को। जैसे आप देख सकते हैं 29 और 31 को। जैसे आप देख सकते हैं 41 और 43 को। जैसे आप देखते हैं 59 और 61 को। इन सभी अभाज्य संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो इन सभी अभाज्य संख्याओं को कहा जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच कितने का अंतर हो? 2 का अंतर हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहा जाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या को देखते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को ही कहा जाता है यौगिक संख्या।
भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या, या इसी को आप कह सकते हैं संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि वैसा संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है। यानी वैसा संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। कम से कम कितना गुणनखंड होना चाहिए? 3, और अधिक से अधिक जितना ज्यादा गुणनखंड हो सके वे संख्याएं क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो पहला भाज्य संख्या क्या होगा? तो जैसे हम देखेंगे 1 को, 1 का कितना गुणनखंड होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 केवल 1 से ही कटता है, इसलिए 1 का गुणनखंड 1 होता है, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा। 2 और 3 जो है वह अभाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य नहीं होगा, क्योंकि उसका 2 गुणनखंड होता है। तो पहला जो भाज्य संख्या है वो क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 के कितने गुणनखंड हैं? तो हम कहेंगे 4 के 3 गुणनखंड है। 4 1 से भी कटता है, 4 2 से कटता है, 2 दूना 4, 4 4 से कटता है, 4 एकम 4। तो 4 का गुणनखंड की संख्या कितनी है? 3 है। इसका मतलब है कि 4 जो है वह भाज्य संख्या है और पहला भाज्य संख्या है। इसके बाद 5, तो 5 अभाज्य संख्या है। उसके बाद है 6, फिर हो जाएगा 8, फिर हम कहेंगे 9। 9 जो है, 9 के गुणनखंड की संख्या कितना है? 3 है, तो 9 जो है वो भाज्य संख्या होगा। इसके बाद हम देखेंगे तो 10, 10 के गुणनखंड की संख्या 4 है, यानी 3 या 3 से अधिक। जिस संख्या के गुणनखंड की संख्या या तो 3 हो या नहीं तो 3 से अधिक हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसमें आ जाएगा, आगे और भी संख्या को देखेंगे तो जैसे हो जाएगा 12, 13 तो अभाज्य संख्या है, तो क्या हो जाएगा? 14, 15, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं जो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। अगर इसमें कहेगा कि बताइए पहला भाज्य संख्या क्या होगा? पहला भाज्य संख्या क्या होगा? तो हम देखेंगे शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो शुरुआत हुआ है 4 से, तो 4 जो है वो क्या हो गया? पहला भाज्य संख्या हो गया। तो पहला भाज्य संख्या क्या हो गया? 4। तो पहला भाज्य संख्या के रूप में हम क्या याद रखेंगे? तो पहला भाज्य संख्या है 4। पहला भाज्य संख्या 4 है। अगर कहेगा कि पहला समभाज्य संख्या, पहला समभाज्य संख्या क्या होगा? पहला समभाज्य संख्या क्या होगा? तो 4 जो है वह सम संख्या भी है, इसलिए 4 जो है वह पहला समभाज्य संख्या भी होगा। शुरुआत के 3 भाज्य संख्या जो है वे सम है। 4 देखिए, 4 सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग रहा है। 6 भी सम संख्या है और 8 भी सम संख्या है। तो शुरुआत की 3 संख्या जो है वह सम है और भाज्य है। अगला संख्या जो होगा वो क्या है? 9। 9 जो देखिए कि 9 जो है वह पहला ऐसा भाज्य संख्या है जो विषम है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि बताइए कि पहला विषम भाज्य संख्या कौन होगा? पहला विषम भाज्य संख्या कौन होगा? तो पहला विषम भाज्य संख्या 9 हो जाएगा। पहला विषम भाज्य संख्या 9 है। पहला विषम भाज्य संख्या क्या है? तो कि हम कहेंगे कि पहला विषम भाज्य संख्या 9 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम समझे कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वह होता है वैसा संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, तो वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाता है। पहला भाज्य संख्या 4 है। यदि सम भाज्य संख्या कहेगा पहला सम भाज्य संख्या, तो वो भी 4 है। पहला कितनी ऐसी भाज्य संख्याएं हैं जो सम है? तो हम कहेंगे पहले 3 ऐसी 3 संख्याएं हैं जो सम भी है और भाज्य भी है। वह कौन कौन है? तो वह 4 है, 6 है और 8 है। पहला विषम भाज्य संख्या कौन है? तो हम कहेंगे उसके लिए 9। तो पहला विषम भाज्य संख्या कौन हो गया? 9। अब आप देख सकते हैं कि नोट में एक बात याद रखिएगा कि बताइएगा कि एक कौन सी संख्या है? तो एक ऐसी संख्या हमको दिखा जो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। कहेगा क्यों? तो कहेंगे एक के गुणनखंड की संख्या केवल 1 है। अभाज्य होने के लिए गुणनखंड की संख्या 2 होनी चाहिए और भाज्य होने के लिए
गुणनखंड की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए और 1 का केवल एक गुणनखंड है, इसलिए 1 ना तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो 1 के लिए हम याद रखेंगे 1 ना तो अभाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या, और न ही भाज्य संख्या, यानी 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। इसके बाद आगे की संख्या जो आता है वो है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, अब ये सह अभाज्य संख्या को कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे वैसा संख्या युग्म जिसका HCF केवल 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। सह अभाज्य संख्या जब भी होगा तो कम से कम 2 संख्या होगा और वह 2 संख्या कहलाएगा अभाज्य संख्या, सह अभाज्य है या नहीं है। तो कहेगा किसे कहेंगे? तो क्या कहेंगे? कहेंगे वैसा संख्या युग्म, वैसा संख्या युग्म जिसका HCF केवल 1 हो, जिसका HCF केवल 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाता है। सह अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसा संख्या युग्म जिसका HCF केवल 1 हो, क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी सह अभाज्य संख्या जो होगा वह हमेशा कम से कम 2 होगा। 3 संख्या दे देगा, कहेगा बताइए यह संख्या सह अभाज्य है या नहीं है, या 2 संख्या दे देगा, कहेगा बताइए ये दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम उसका HCF निकाल करके देखेंगे। यदि HCF 1 आ जाएगा तो हम समझेंगे कि सह अभाज्य है, अन्यथा नहीं है। जैसे आपको कहेगा बताइए 3 और 5, क्या 3 और 5 सह अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो हम 3 और 5 का HCF निकालेंगे। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालते हैं? तो भाग विधि से इसका HCF ऐसे निकालते हैं, 3 से भाग देंगे 5 में, 3 एकन 3, 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। फिर जब शेष बच जाता है तो फिर हम भाग का सिंबल देते हैं और यहाँ के भाजक को यहाँ भाज्य के रूप में लिखते हैं। फिर भाग देंगे 2 एकन 2, 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। फिर भाग का सिंबल देंगे, यहाँ के भाजक को यहाँ लाएंगे, फिर 1 दूना 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो जिस भाजक से पूर्णतः विभाज्य होता है, जिस भाजक से पूर्णतः विभाज्य हो वही भाजक HCF कहलाता है। तो इन दोनों संख्या का HCF कितना आया? 1 आया। इसका मतलब है कि 3 और 5 जो है वह सह अभाज्य संख्या है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए अगर कहेगा बताइए 13 और 17 सह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 13 और 17 का HCF निकालेंगे। 13 और 17 का HCF निकालने के लिए हम 13 17 में भाग देंगे, 13 एकन 13, 7 में से 3 घटेगा 4, ये कट जाएगा। यहाँ फिर भाग का सिंबल देंगे, 13 को यहाँ लाएंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 3 में से 2 घटेगा तो 1, ये कट जाएगा। फिर भाग का सिंबल देंगे, 4 यहाँ आ जाएगा, 1 चौके 4 हो गया, 1 से पूर्णतः कट गया, इसलिए HCF कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब है कि यह संख्या भी भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। तो वे सभी संख्या जिसका HCF केवल 1 होगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो हम इस वीडियो में सीखे कि गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है और सह अभाज्य संख्या क्या होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए